मैं सबसे पहले आज तक को धन्यवाद देता हूं कि अपने इस खास कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया है और परिचय कुछ ज़्यादा ही दिया गया है। बिहार के हालात को लेकर के देश में चिंता रहती थी और ये सही है कि कुछ साल पहले बिहार राष्ट्रीय चिंता का विषय बना हुआ था। बिहार के लोग परेशान थे, किसी तरह जी रहे थे, लेकिन बिहार के बाहर के लोग बिहार के हालत को देख करके चिंतित रहते थे। अब उसका जो भी कारण हो, मैं तो देखता हूं कि उसका एक कारण हो सकता है कि लोगों का, देश भर के लोगों का लगाव, इसलिए कि जो देश का इतिहास है वहाँ से जुड़ा हुआ है। पाटलिपुत्र हो, नालंदा हो, दुनिया का पहला गणतंत्र वैशाली हो, कई ऐसी चीज़ें जिसके कारण चंद्रगुप्त से लेकर आगे तक, खासकर अशोक का साम्राज्य आज के भारत से भी आगे तक फैला हुआ था। कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका केंद्र 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, 1500 साल पहले तक बिहार रहा। हो सकता है उसके कारण लोग बिहार से एक लगाव महसूस करते होंगे और बिहार के हालात को देखकर चिंतित रहा करते थे। आज हालात कुछ सुधरे हैं तो लोगों को खुशी होती है, और जब थोड़ा भी सुधार होता है तो लोगों को खुशी होती है। तो इस तरह की तारीफ सुनने को मिलती है। हालांकि मैं उस तारीफ के लायक नहीं हूं, मैं शुरू में ही बता देना चाहता हूं। आज बिहार में जो कुछ भी हुआ है या हो रहा है, इसका पूरा श्रेय बिहार के 10.5 करोड़ लोगों को जाता है। बिहारी कहलाना बिहार के बाहर अपमान का विषय हो चुका था। लोगों को ये लगा कि हम इससे छुटकारा पाएंगे, इस परिस्थिति से, और इसलिए लोगों ने मन बनाया और बिहार में राजनीतिक बदलाव आया। और फिर लोगों का जो सहयोग और लोगों का जो संकल्प था, उसके बदौलत ही जो कुछ भी थोड़ी प्रगति हुई है वो है। चाहे हमारे बिहार के लोग किसी भी काम में लगे हुए हों, आज उनमें उत्साह है। और मैं मानता हूं कि बड़े काम को करने के लिए उत्साह का होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है वो। अगर आदमी का मन बुझा हुआ हो तो कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, और मन में उत्साह हो तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। तो आज बिहार के लोगों की यही हालत है, हर जगह बेहतरी। और ये हम नहीं मानते हैं कि ये जो सैकड़ों साल पुरानी जो हमारे यहाँ जाति की व्यवस्था, ये सिर्फ बिहार का रोग नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का रोग है। और आज वो बढ़ते बढ़ते 3 मुल्क हो गए। ये सब जगह की बीमारी रही है, जात की बीमारी। वो कोई अकेले बिहार की बीमारी नहीं है। आप किसी राज्य को लीजिए, वहाँ पाइएगा जात में बटे हुए लोग मिलेंगे आपको। कास्ट एक आइडेंटिटी है, बिहार में भी है। तो ये सैकड़ों साल की बीमारी है। ये कोई कह दे कि झटके में ये बीमारी दूर हो गई तो ये अतिशयोक्ति होगी। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि जातीय पूर्वाग्रह घटा है और एक नई आइडेंटिटी इमर्ज कर रही है, उभर रही है। वो है बिहारी होने की आइडेंटिटी। और फिर जो
बिहारी होने की एक नई आइडेंटिटी उभर रही है। ये जो हमारी हिंदुस्तानी होने की आइडेंटिटी है उसके खिलाफ नहीं, या उसके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं, बल्कि बिहारियों को ये लगता है कि हम अच्छे हिंदुस्तानी बने और देश की प्रगति में योगदान दें, देश की प्रगति को रोकने वाले न बने, या वो जो प्रगति हो रही है उसका हिस्सा हम न ले लें, बल्कि हम भी कंट्रीब्यूट करें, हम भी योगदान करें। तो एक अच्छे हिंदुस्तानी बनने के सिलसिले में एक बिहारी आइडेंटिटी उभर रही है। तो जातियां अपनी जगह पर है, पूर्वाग्रह घटा है, नई आइडेंटिटी उभर रही है। और एक बहुत बड़ी बात हुई है जिसका हमने जिक्र किया, लोगों में उत्साह, उसका मिला जुला परिणाम आज। हाँ, सरकार को लोग चुनते हैं गवर्नेंस के लिए। तो मुझे आज भी अच्छी तरह याद है जब 2005 के 22 नवंबर को बिहार के चुनाव परिणाम घोषित हुए, तो उस दिन जैसे आप तो एक समारोह में पूछ रहे हैं, उस दिन तो सब हमसे ही सवाल पूछ रहे थे। तो लोगों ने पूछा कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, तो मैंने कहा गवर्नेंस। कहा दूसरी प्राथमिकता क्या है, तो मैंने कहा गवर्नेंस। तो खींचते हुए उन्होंने तीसरी बार कहा कि तीसरी प्राथमिकता क्या है, तो मैंने फिर आसानी से कहा गवर्नेंस, सहजता से। तो ये जो गवर्नेंस है वो सबसे बड़ी चीज है। जनता सरकार को चुनती है इसलिए कि गवर्नेंस, और गवर्नेंस में सब कुछ शामिल है। रूल ऑफ लॉ, हमारी तो बहुत बड़ी समस्या थी, रूल ऑफ लॉ नहीं था। लॉ था, एक शासन भी था, लेकिन रूल ऑफ लॉ नहीं था, कानून का राज नहीं था। तो गवर्नेंस की पहली चीज है कानून का राज, वो कायम हुआ। कानून सबके लिए बराबर है, यही कहते हुए बनाया जाता है, लेकिन बराबर अगर दिखे नहीं तो फिर कानून का राज ध्वस्त हो जाता है। वो दिखने लगा सबके लिए बराबर है, चाहे कहीं के हैं, अगर कोई आपने गलती की है या कोई अपराध हुआ है तो फिर जो हमारे देश का कानून है उसके मुताबिक आप उस प्रक्रिया से गुजरिए। तो एक तो ये बात हुई, लोगों के मन से डर निकला इसके चलते। ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ कोई ना कोई घटना ही होती थी, लेकिन डर समाया हुआ रहता था। शाम हुई नहीं कि लोग घर की ओर चल देते थे कि घर पहुंच जाए। अगर घर पहुंचने में देर हुई तो घर वाले चिंता में डूबे रहते थे, पता नहीं किडनैपिंग हो गई, मार दिया गया, क्या हुआ। ऐसा नहीं कि हर की किडनैपिंग ही हो जाती थी या हर कोई की हत्या ही हो जाती थी, लेकिन यह डर था। अभी तो एक एहसास है, अब वो डर निकल गया। अब कोई 11 बजे रात में घर का आदमी लौटकर आ रहा है, किसी को चिंता होती नहीं। ये तो एहसास है। पहले लोग बिहार किसी काम से जाते थे तो किसी होटल में रुके तो गाड़ी का ड्राइवर ही मना कर देता था कि भाई अब निकलने का वक्त नहीं, सुबह चलिएगा। और अब वो कहता है कि आप अभी जहां चाहे चलना, अगर पटना आए हैं तो अभी चलिए, बोधगया ले चलते हैं, राजगीर जाना है तो ले चलिए, चले, मुजफ्फरपुर जाना है चलिए, वैशाली जाना है चलिए। तो इस सब ने कुल मिलाकर एक स्थिति पैदा की कि लोगों के मन से डर निकल गया। यह एहसास की चीज है। तो बुनियादी चीजें, बुनियादी चीजों को हासिल करने के बाद हमारी जो समस्याएं थी, हमने और कुछ नहीं किया। लोगों का उत्साह है, हमने सिर्फ सबको भागीदार बना दिया। महिलाओं को भागीदार बनाया सबसे पहले। 50% आरक्षण, ये हमारी सरकार बनने के 2 महीने के अंदर के कुछ कदम। पंचायत के चुनाव होने थे, हमने पंचायती राज कानून में संशोधन किया और संविधान में लिखा हुआ है कि पंचायती राज संस्थाओं में हर स्तर पर महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। हमने कहा भाई तो कम से कम 1/3 है, हम बोलते हैं आधी आबादी महिलाओं की है तो आधा उनको मिलना चाहिए, तो आधा रिजर्वेशन दिया। शुरू में कुछ लोगों को लगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, महिलाएं मिलेगी नहीं। हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायत के चेयरपर्सन होते हैं,
कहीं प्रधान कहलाते हैं, कहीं सरपंच कहलाते हैं, हमारे मुखिया कहलाते हैं। तो अगर महिला कोई मुखिया चुन कर आ गई तो उनके पति मुखिया पति कहलाने लगे। उसका एब्रिविएशन क्या हुआ? मुखिया पति का MP। ये MP साहब हैं। हमारे यहाँ ग्राम कचहरी भी है, तो उसके चेयरपर्सन को सरपंच कहते हैं, तो सरपंच पति SP। तो ये सारा मजाक चला, लेकिन अंततोगत्वा मैंने देखा कि महिलाएं जो चुनकर आई हैं वो अपने काम को ज्यादा तेजी से बेहतर ढंग से समझ सकी। ये मैंने महसूस किया, क्योंकि मेरा काम ही है, हम सतत निकले ही रहते हैं, बाहरी दौरा करते रहते हैं, इंटरेक्ट करते रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। तो हमने ये महसूस किया, तो भागीदार बन गई। मेला या शादी के अवसर और उत्सव के अवसर को छोड़ दीजिए, महिलाएं घर से कहाँ निकलती थी। अब तो कोई 1.5 लाख के करीब जनप्रतिनिधि हैं महिलाएं, तो उनको अपने काम से रोज घरों से बाहर निकलना पड़ता है। फिर लड़कियों के लिए हमने देखा स्कूलों में कम जाती हैं, तो पहले अपर प्राइमरी स्कूल में पोशाक की योजना शुरू की, लड़कियों की संख्या बढ़ी। फिर हमने हाई स्कूल के लिए क्लास 9 के लिए साइकिल योजना शुरू की 2007 में। पूरे बिहार में क्लास 9 में 2007 में लड़कियों की संख्या थी 1,70,000, और जब साइकिल योजना शुरू हुई तो बीते साल लड़कियों की संख्या क्लास 9 में हो गई है 6,50,000। इस देश में कोई स्कीम हो, अगर बता दीजिए उसका इतना बड़ा इंपैक्ट हुआ। 4 गुना संख्या बढ़ गई। तो भागीदार हमने बनाया। इसी तरह से और जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज हों, चाहे शेड्यूल कास्ट में और मार्जिनलाइज्ड उनके महादलित, पिछड़े वर्गों में ज्यादा पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग, ये सब डेवलपमेंट के भागीदार बन गए, जिसको हम कहते हैं ग्रास रूट गवर्नेंस। उसके वो अंग बन गए, और उसका परिणाम है सबको लगा कि ये हम सब लोगों के लिए है, हमारे लिए भी संभावना है। तो सब लोगों ने मिलकर काम करना शुरू किया। तो हम लोगों का काम है कैटलिस्ट की भूमिका, वो निभाते हैं। अब सड़कों का आपने जिक्र कर दिया। जब सड़कें बननी शुरू हुई तो मैंने ये लक्ष्य रखा, हमने कहा कि मेरा एक सपना कि बिहार के सबसे दूर दराज इलाके से पटना पहुंचने में 6 घंटा से कम समय लगे। उस समय तो लोगों ने समझा कि क्या बोल रहा, हम लगे रहे। 6 साल 7 साल अभी बीता है, हमको बताते हुए खुशी हो रही है, शेयर करते हुए आपसे, कि एक जिला सिर्फ बचा है हमारा, किशनगंज जिला। बाकी सारे जगहों से 6 घंटे से कम में पटना लोग पहुंच रहे हैं। और किशनगंज जिले में भी मैं समझता हूं कि नेक्स्ट ईयर तक निश्चित रूप से, क्योंकि एक सड़क का बॉटलनेक है वो बन रहा, बनने के बाद वहां से भी 6 घंटे में लोग पटना पहुंच जाएं। कोई सोच नहीं सकता था। हमारा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी पटना के बगल में, पटना जिले का 4 असेंबली सेगमेंट और बगल के नालंदा जिले का 2 असेंबली सेगमेंट। मेरा घर बख्तियारपुर, पटना से 50 किलोमीटर की दूरी पर। 2004 के पार्लियामेंट इलेक्शन में पटना से चलकर बख्तियारपुर पहुंचने में मुझको 3 घंटे का समय लगता था। यह हालत थी। तो अब सड़कों की हालत, और अब हमने तो तय कर दिया है कि 250 की आबादी तक के जितने बसावट हैं उनको हम पक्की सड़क से जोड़ेंगे। और ये योजना भी हमने अपने यहाँ मंजूर की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 की आबादी तक के बसावट को जोड़ना है, उसके नीचे 250 तक के आबादी वाले बसावट को हम लोग जोड़ेंगे। तो इस तरह से चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कोई जाता नहीं था पब्लिक हेल्थ सिस्टम। मुझको आज तक याद है कि मैं जब MP था तो एक 12-13 साल का बच्चा मेरे सामने आया और उसने पूछा हमसे कि सर हम पढ़ेंगे नहीं। बिहारियों में सर शब्द प्रचलित बहुत है, बच्चा भी आपको सर कहता हुआ मिल जाएगा। तो सर हम पढ़ेंगे नहीं, तो हम उसको देखते रहे कि क्यों नहीं पढ़ते हैं आप। तो कहा कहाँ पढ़े, स्कूल नहीं है। एक घटना हमें भूलती नहीं। और दूसरी घटना
एक गरीब आदमी, एक हम मीटिंग में थे अपने कंस्टिट्यूएंसी के अंदर, और बिल्कुल मुश्किल से नीचे उसके किसी तरह से उसने, बाकी पूरा शरीर उसका अर्धनग्न अवस्था में वो व्यक्ति मेरे सामने आता है और एक ही बात कहता अस्पताल पर ध्यान दीजिए, गरीब का इलाज कहाँ हो। और आज अस्पतालों की हालत है, जब हम 2006 में हमने एक सर्वे कराया था तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो ब्लॉक लेवल का होता है, वहाँ महीने में ऑन एन एवरेज 39 पेशेंट्स जाते थे, यानी एक दिन में एक या दो। और फिर 2006 के अक्टूबर में सर्वे कराया तो ऑन एन एवरेज एक महीने में 2000 to 2500 पेशेंट्स जाने लगे, और अभी बिटवीन 8000 to 9000 पर मंथ ऑन एन एवरेज, 39 से 8000 की यात्रा। दवा मुफ्त, डॉक्टर का अटेंडेंस, पैरामेडिक्स स्टाफ का अटेंडेंस इंश्योर किया गया, और आज पब्लिक हेल्थ सिस्टम में लोग जा रहे हैं, बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं। हमारी सरकार बनी थी, राजीव शुक्ला जी पधार गए हैं, इनका तो दोनों तरफ से रिश्ता है, भले आज मंत्री हूँ, कोई हम लोगों की तरफ इनका कोई कमजोर रिश्ता नहीं है, तो दोनों पक्ष इन्हीं का है, तो इनको कुछ कहना भी। एनीवे 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर थे, आज वो संख्या घटकर 2% हो गई, और हमारा जोर अब क्वालिटी पर है कि वो ड्रॉप आउट ना हो। इसके लिए यूनिफॉर्म की स्कीम, टेक्स्ट बुक, साइकिल की स्कीम पहले तो लड़कियों के लिए शुरू किया, अब लड़कों को भी देते, स्कॉलरशिप। और हमने एक चीज पर ध्यान दिया है कि हम कोई स्कीम लागू करें तो वो यूनिवर्सल हो। जैसे ही आप सिलेक्टिव होंगे तो स्कीम में लीकेजेज बहुत शुरू होता है, तो हमारा यूनिवर्सल अप्रोच है। जैसे साइकिल दिया तो सारी लड़कियों को दिया, अब लड़कों के लिए भी कर रहे हैं तो सारे लड़कों को, और वो भी हम कैश देते हैं, साइकिल खरीदो हम पैसा दे रहे हैं। तो उसी तरह से यूनिफॉर्म का है। अब स्कॉलरशिप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के सभी बच्चे बच्चियों को, और बाकी के ओबीसी हैं उनको एक इनकम लेवल पर एक पर्टिकुलर इनकम मान करके उसमें बाकी जितने हैं सबको। तो एक हमने जरूर अप्रोच अपनाया है यूनिवर्सल, कोई भी काम करिए सबको दीजिए, तो उसमें सिलेक्शन में का वो जिसको कहते हैं कि उसमें कहीं डिस्क्रिमिनेशन न होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो ये सारे काम है, आपने कुछ बताया, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है लोगों में एक अपने आप है। अब हमारे यहाँ बिहार तो बहुत पिछड़ा रहा है, अब कारोबार भी बढ़ रहा है लोगों का, अब लोग धीरे धीरे, पहले तो बिहार के लोग ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब बाहर के लोग भी आ रहे हैं। अब हमारे यहाँ तो आना चाहते हैं लोग, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए तो हम केंद्र से लगातार मांग करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। हर साल हिमालय से निकलने वाली नदियां नेपाल होकर हमारे यहाँ आती है और बाढ़ से तबाही मचाती है उत्तर बिहार में। आज हम सड़क बनाते हैं, अगले साल वो टूट जाती है। आज कैनाल सिस्टम बनता है, नहर प्रणाली वो ध्वस्त हो जाती है, लोगों के घर ध्वस्त होते हैं, स्कूल ध्वस्त होते हैं। तो इसके लिए तो राज्य के पास कुछ उसका रास्ता है नहीं, ये तो इंटरनेशनल मसला है, और कई अन्य मसलों पर अगर बिहार को ये विशेष राज्य का दर्जा दे दें, अभी तक का जो ग्रोथ है वो लोगों की मेहनत और जो हमारे रिसोर्सेज हैं और जो फॉर्मूला ड्रिवन जो हमको मिलता है, कोई अलग से नहीं, उसके बदौलत है। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो मैं समझता हूं कि आज जो बिहारियों में उत्साह है, हम देश की प्रगति में और ज़्यादा योगदान देंगे। आजकल बिहार की ग्रोथ की बात चलती है, हमारा तो नैरो बेस है, ग्रोथ है ऑन एन एवरेज पिछले 5 वर्षों का 11.8%। करंट प्राइसेज पर तो अभी अखबारों में खबर छपी थी 21.9%।
और लास्ट ईयर का 16% प्लस है ग्रोथ रेट। तो हम इसको बनाए रख सकते हैं, लेकिन सब चीज़ों के बावजूद हम नेशनल एवरेज पर पहुंचना चाहें तो काफ़ी वक्त लगेगा, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट हो, या आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क, इन सब चीज़ों को देख लें 1 लाख की आबादी के हिसाब से, तो वो जो नेशनल एवरेज है उस पर पहुंचने में तो हमको 25 साल लगेंगे। इसलिए हम चाहते हैं स्पेशल स्टेटस मिले ताकि बिहार और तेजी से आगे बढ़े और देश के फाइनेंसेज पर बोझ न बने हम, बल्कि यहाँ का जो वेल्थ जनरेशन है हम उसमें योगदान दें। हमारी आबादी 8% है देश में, लेकिन जो जीडीपी है कंट्री का उसमें हम 3% से कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी 8% और 8% से भी ज़्यादा 10% कंट्रीब्यूट करें, लेकिन अगर पॉलिसी सपोर्ट हो जाए तो वो भी करेंगे। और आज हो सकता है, बिहार के लोगों का मन बना हुआ और एक लोगों का अपना ख्वाब है। हमारी जो नई पीढ़ी है उसमें कुछ भी कर गुजरने का दम है, हौसला है। हमारे किसान मेहनती हैं, लोग मेहनती हैं, दूसरी जगहों पर जाकर वेल्थ पैदा कर रहे हैं। अब बाहर जाने वालों की संख्या घटी है काम की तलाश में, लेकिन फिर भी अभी बहुत संख्या है। अगर हम इस माहौल का फ़ायदा उठाते हुए केंद्र से पॉलिसी सपोर्ट, हमने, क्षमा कीजिएगा, इस विषय को आपके मंच से उठाया, चूँकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हम मांगते रहेंगे कौन जानेगा, लेकिन अगर किसी विषय को मीडिया उछाल दे तो मुद्दा बनता है। बहुत सारी घटनाएं रोज होती, लेकिन जिस घटना पर नज़र मीडिया की गई वही घटना है, बाकी घटना का क्या मतलब है जिसकी खबर ही नहीं बनी। तो आप खबरों में आप चुनते हैं कौन सी चीज़ें खबर बनने की हैसियत रखती, तो आप इस हैसियत में हैं कि आप सेलेक्ट करते हैं। तो हम तो एक ही प्रार्थना करेंगे, गरीब राज्य के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और आपका जो आज तक चैनल है, हमारे बिहार में बहुत लोग देखते हैं। तो चलिए, ये थी खबरें आज तक, इंतजार कीजिए कल तक। नीतीश जी जैसा वक्ता हो तो फिर जाहिर सी बात है तालियों की गड़गड़ाहट एक आम सी बात होती है। नीतीश जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो आपने कर दिखाया है उसकी तारीफ हर जगह हो रही है, और अगर ऐसा नहीं होता तो अंतर्राष्ट्रीय जगत पर 100 थिंकर्स की लिस्ट में आपका नाम शुमार नहीं होता। लेकिन कुछ एक सवाल हैं जो लगातार बनते रहते हैं, और ख़ास करके मान लिया जाए, फ़र्ज़ किया जाए कि आज आपके विरोधी भी इस मंच पर हों, तो चलिए उनका जामा पहनकर एक आध सवाल में दाग देता हूँ आपके सामने। कहा जाता है कि जो आंकड़े आप प्रदर्शित करते हैं वो बड़े चुनिंदा से होते हैं, प्रगति उतनी है नहीं जितनी आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा आप मांग रहे हैं, लेकिन आप सेंट्रल फंड्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। 24,000 करोड़ रुपए जो आपको मिले सेंट्रल फंड से, उसका इस्तेमाल आखिरी के 3 महीनों में हुआ, उसके पहले कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था। ऐसा क्यों? वैसे मैं आग्रह करूंगा कि अपने फिगर्स को करेक्ट कर दीजिएगा। 24,000 करोड़ रुपया सेंटर से अगर मिल जाए, हम तो 4,000 करोड़ रुपया मांग रहे हैं साहब। ये झारखंड जब बन गया तो बिहार की उस समय की सरकार ने भी मांगा, और हमने भी बिहार के जितने एमपीज थे उनको एक साथ बिठाया। उस समय में अटल जी की सरकार में मंत्री था जी, हमने इनिशिएटिव लिया, सब बैठे, हम लोगों ने भी पैकेज मांगा। उसका नतीजा ये निकला कि राष्ट्रीय सम विकास योजना के विंडो से 10th प्लान में बचे हुए 4 साल में 1,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से अलग से सहायता दी गई, और शर्त यह थी कि सेंट्रल एजेंसी से काम होगा। कुछ हुआ ही नहीं था, हमारी सरकार बन गई तो हमने इन लोगों को कहा कि भाई कसूर बिहार का कहाँ है, आपकी एजेंसी है, काम करना था, नहीं किया। तो वो हमने कहा इसको 11th प्लान में जारी रखिए। वो 11th प्लान में जारी है, सारा काम पूरा नहीं हुआ, कॉस्ट एस्केलेशन हुआ जी। और उसके अलावे, उस काम को पूरा करने के अलावे हमने कहा है
कि इंफ्रास्ट्रक्चर के आप चुनिंदा प्रोजेक्ट्स के लिए धनराशि दीजिए, चयन आपकी मर्जी से राज्य सरकार के कंसल्टेशन से हो। तो हमने तो 4,000 करोड़ रुपया हर साल अगली योजना के लिए मांग रखा। 24,000 करोड़ रुपया अगर हमको एक साल में वो दे दें तो फिर क्या बात है। इसलिए ये बात फिगर गलत है, कहीं से भी करेक्ट ये कर आपके लीजिए। विरोधियों और की अपने नहीं, विरोधी का हम नहीं जानते। देखिए, अगर वो सही बात ही बोला करते तो ये दुर्दशा होती उनकी। देखिए, ये बात भी समझिए, कोई चीज होनी चाहिए, कायदे की बात होनी चाहिए। रही बात ग्रोथ रेट का, ये फिगर हम तो जारी करते नहीं। अच्छा, अभी जो आया करंट प्राइसेज पर 21.9%, ये कोई बिहार सरकार ने जारी किया कि देश के योजना आयोग ने बताया? ये तो योजना का फिगर है। 11.8% मेरा फिगर है। सीएसओ फिगर जारी करता है, पूरे देश के लिए वो कलेक्ट करता है, राज्यों से ही मांगता है। उसके आंकड़ों के संग्रह करने का तरीका है और वो पूरे देश पर एक समान लागू है। ऐसा तो है नहीं कि किसी राज्य के लिए वो कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे और बिहार के लिए कोई तीसरा तरीका अपनाएंगे। इसलिए आंकड़े तो हम कह नहीं सकते। और एक बात मैं बता दूं, अभी कुछ ही दिन से काम शुरू हुआ बिहार में। अभी न हम लोग न हमारे अधिकारी इतने एक्सपर्ट हुए हैं कि आंकड़ों को मैन्युफैक्चर कर दें। अब उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, अभी वो वक्त नहीं आया। यानी कोशिश करेंगे आप? अब नहीं करें, कोशिश कोई करना भी चाहे तो उसके लिए जो एक्सपर्टीज होता है जी, उसके लिए जो नो हाउ होता है जी, वो प्राप्त करने में वक्त लगेगा। अभी तो हम बड़ी बुनियादी चीजों में लगे हुए, ये जो सोफिस्टिकेटेड चीजों पर बात होती है वो नहीं। इसलिए नंबर एक, और लास्ट उसमें एक और बात कहना जरूरी है जी, हम कुछ चीजों में केंद्र की तरफ से पैसा बहुत देर से रिलीज होता है। अब चाहे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात, हम जो बात कर रहे हैं, हमारा जो योजना है, जब हम लोगों की सरकार बनी थी तो उस समय 4 से 5,000 करोड़ के बीच का था एनुअल प्लान। अभी हमारा एनुअल प्लान 28,000 करोड़ का है करंट ईयर का। और हर बार ये ब्रेकअप जब योजना आयोग के साथ मीटिंग के बाद निकलते हैं, जारी कर देते हैं। कोई भी स्टेट प्लान का 3 कंपोनेंट, एक है ओन रिसोर्सेज, दूसरा है बोरोइंग, और तीसरा है जो प्लानिंग कमीशन देता है गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला के आधार पर ग्रांट, वो, और फिर स्पेशल असिस्टेंस। यही 3 मुख्य कैटेगरी है। बोरोइंग हमने FRBM एक्ट बना रखा है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। हमारा जो GSDP है, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, उसके 3% के बाहर हम बोरोइंग कर ही नहीं सकते। और जो यहां से पैसा मिलता है वो तो फॉर्मूला ड्रिवन है, हमको ही उतना ही उसी फॉर्मूले पर, दूसरे को उसी फॉर्मूले पर। जी, तो आप जरा बताएं इसमें अलग से क्या है? अलग से वाकई होगा अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दीजिए, या अलग से होगा जी, अगर जो हमने 4,000 करोड़ रुपया की मांग की है स्पेशल असिस्टेंस की, और वो भी चुनिंदा प्रोजेक्ट्स के लिए। हम ये नहीं कहते हैं कि हमको आप यूं ही दे दीजिए, मेरे हवाले कर दीजिए। आप प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई कर लीजिए, सड़कों का हो, सिंचाई का हो, बिजली का हो, और भी जिन चीजों में हो उसको आप कर लें। बहुत सारे लोग आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं अभी आम लोगों के पास सोचूं, एक सवाल मैं पूछ लेना चाहता हूं। नीतीश जी, नरेंद्र मोदी और आप, ये क्या 36 का आंकड़ा है, जरा आप बताएंगे? यहां आपने इस काम के लिए मुझको नहीं बुलाया। आप सवालों का जवाब बड़े अच्छे से निकाल लेते हैं, लेकिन जरा बताइए ना थोड़ा सा, आखिरकार ये क्या मसला है? क्या आप दोनों के बीच में क्या वाकई में 36 का आंकड़ा है जैसा कि लोग समझना चाहते हैं, या लगता है कि नहीं, बात दोस्ती है, हाथ मिलाए दिल नहीं मिलते? देखिए, हम बहुत ही एक साधारण और पिछड़े प्रांत से आते हैं जी, और आपने मुझको यहाँ उस प्रांत के एक मामूली मुख्यमंत्री की हैसियत से बुलाया। तो मुख्यमंत्री की हैसियत में बिहार की सीमा के बाहर का कोई हमारा डोमेन नहीं। ये सब पूछिएगा, और लोग बैठे हुए केंद्र के मंत्री वगैरह, उनसे पूछिएगा, ये सब हमारे डोमेन के बाहर की चीज़ें। नीतीश जी अगर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, जाहिर सी बात है आप उनसे कुछ नहीं बोलवा सकते हैं। जावेद साहब। नहीं, मैं कोशिश करूंगा, हो सकता है हमारे दोस्त हैं शायद बोल दें। जी नीतीश जी, जावेद अंसारी। ये आपने अभी जिक्र किया कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा,
तो ये मोर बिहार में ही कब तक नाचता रहेगा, दिल्ली कब आएगा, या वो आपने नरेंद्र मोदी अपने मित्र के लिए छोड़ दिया? और ये इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। नहीं नहीं, वो बात हमने अपने कंटेक्स्ट में नहीं कही थी। मैं आपके कॉन्टेक्स्ट वो हाँ, तो आप उसको जबरदस्ती मेरे कंटेक्स्ट में ला रहे हैं, पुराने मित्र हैं, तो आप मेरे हितैषी हैं या नहीं हैं, ये अब तो आपको तय करना है। जी और सवाल जी हाँ प्लीज। नीतीश जी, एक बल्कि सर, बिहार के हिसाब से सर एक बात बताएं कि जो आपने एक सपने की बात की और एक कॉन्स्टिट्यूशन की भी आपने जिक्र किया जिसमें ग्राम पंचायतों को आपने 33% की बात की है। कॉन्स्टिट्यूशन में ग्राम सभाओं को सशक्त करने की बात है, वो असल में थोड़ा बस कह के छोड़ दिया है, जो स्टेट उसको सशक्त करेगी वही होगा। ये जो आपका सपना है, जिस तरह आपने छोटे छोटे सपने देख के और पूरे किए हैं बिहार में, क्या दूर में कोई आप ऐसा सपना देखते हैं जहां पे आम आदमी गवर्नेंस कैसी भी हो उसके बावजूद उसकी शक्ति का अंकुश सरकार पे लगा रहेगा? ये शब्द मैं अन्ना जी के इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मेरा नाम कर्नल खोखर है और मैं आजकल उन्हीं की टीम में जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात कही है। हम लोगों को हर हाल में उस हैसियत, उस स्थिति में पहुंचना ही होगा, क्योंकि एक जबरदस्ती खींच खांच कर कोई काम करना वो सही गवर्नेंस नहीं है। सबसे अच्छा गवर्नेंस तो है कि लिस्ट गवर्नेंस हो, और उस स्थिति को तो हमें प्राप्त करना ही होगा, आज करे या कल करे। हाँ, फिलवक्त जो स्थिति है इसमें केंद्र को भी राज्यों को भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। हम उस स्टेज पर अभी नहीं पहुँचे, लेकिन हम उस स्टेज पर पहुँचे इसके लिए प्रयत्न सबको करना पड़ेगा। अगर कोई जनता के द्वारा चुनकर सरकार में आया हो या सरकार के बाहर हो, या जनता के बीच में काम करने वाले सब लोगों की सामूहिक जिम्मेवारी। ग्राम सभाओं का जहाँ तक प्रश्न है, हमारे संविधान ने ग्राम सभाओं को किया है, और हम लोगों ने ग्राम सभाओं पर बहुत सारी चीज़ों को डाला। जो यहाँ से डाला गया, इसके अलावे भी हम और चीज़ों को ग्राम सभाओं पर ही छोड़ते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि ग्राम सभाएं एक बॉडी के रूप में इवोल्व कर रही हैं। क्योंकि ग्राम सभा का मतलब है गांव का हर आदमी, तो सबको रुचि लेनी होगी और ग्राम सभाओं की आहूत बैठकों में जाना पड़ेगा, या कभी कभी उनके बीच में इतने सक्रिय लोग होने चाहिए कि आवश्यकता करने पर वो ग्राम सभा की बैठक रिक्विजिशन करवा सके। तो उस स्टेज पर पहुंचाने के लिए जन जागृति की जरूरत है। हम लोग अपनी तरफ से ग्राम सभाओं को सशक्त करने के लिए और सारे कामों के बारे में भी तय कर देते हैं कि इसका अप्रूवल ग्राम सभा से होगा। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। पिछले साल का हम लोगों ने ये तय किया कि ये जो मनरेगा है, इसके जो स्कीम हैं ग्राम सभाओं में सबकी उपस्थिति में तय किए जाए, और एक दिन निर्धारित हुआ 2 अक्टूबर का दिन कि पूरे राज्य में ग्राम सभाएं होंगी, और ग्राम सभाओं के उसके पहले वार्ड सभा करके और सब कुछ करके वो लोगों के सामने रखेंगे प्राथमिकता सूची, और उस ग्राम सभा में वो अंतिम तौर पर प्राथमिकता का निर्धारण हो जाएगा। और उसके आधार पर अगले वित्तीय वर्ष में, यानी अगर आज हम 12 में डिस्कस कर रहे हैं तो 13-14 का सारा काम उस तय ग्राम सभा के द्वारा अप्रूव्ड लिस्ट होगा। और मैं खुद भी वैशाली जिले के ग्राम सभा में बहुत देर तक बैठा रहा। बहुत अच्छा प्रयोग था। वहाँ के हमको जो मुखिया, हमारे यहाँ यानी ग्राम पंचायत का चेयरपर्सन, वो बहुत समझदार आदमी थे। देखा हमने, अगर इस तरह से काम सब जगह होना शुरू हो और अच्छी खासी संख्या में अटेंडेंस भी ग्राम सभा में 2000, 3000, 2000 से ज़्यादा ही लोग थे। तो इसमें वक्त लगेगा, लेकिन इसमें सरकार को जहां नीतियां उसके अनुरूप बनानी होगी और उस पर अमल हो, उस पर ध्यान देना होगा। लेकिन साथ साथ मुझको ऐसा लगता है कि इसमें ग्रास रूट पर अवेयरनेस और ज़्यादा लोगों के बीच में पैदा करना पड़ेगा। जी आप जी। मेरा एक सवाल है नीतीश जी। सर, मैं आपका एक बहुत बड़ा फैन हूं। मेरा नाम है सबा। मैं ये जानना चाहता हूं कि गुजरात के चुनाव में
पक्ष में या विपक्ष में मोदी जी के लिए आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? हमको लगता है आप ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हैं? जी। हमारी पार्टी जनता दल यू है। जनता दल यू कुछ सीटों पर लड़ रही है। वहां के ट्राइबल इलाकों में पॉकेट ऑफ इन्फ्लुएंस है जनता दल यू का, और आज से नहीं। 2002 में भी 2 पार्टी के अलावे एक तीसरी पार्टी थी जिसके 2 विधायक जीते थे। 2007 में भी हमारी पार्टी के विधायक जीते, और अगली बार भी, इस बार भी चुनाव हो रहा। जरूर कुछ ट्राइबल पॉकेट्स में जो इन्फ्लुएंस का एक केंद्र है वहाँ जीतेंगे। और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी हैं, वो वहाँ जा रहे हैं। और उसके अलावे गुजरात में अगर हमारे पार्टी का कुछ इलाकों में प्रभाव है तो वहाँ काम करने के लिए पर्याप्त संख्या में कार्यकर्ता हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके वहाँ जाने पर से जा असर रहे नहीं पड़ेगा क्या? हैं। मेरे जाने से क्या असर पड़ेगा? हो सकता है 2 की 3 सीट हो जाए। नहीं नहीं, न मेरे जाने से न 2 की 3 होगी, न 2 की 1 होगी। नहीं जाने से वो इन्फ्लुएंस है, पार्टी का संगठन है, पार्टी का प्रभाव है। क्या आप जानबूझ के वहाँ का अवॉइड करना नेतृत्व चाहते हैं नहीं। कि गुजरात न जाए? देखिए ना, समय सबके पास सीमित है, और मेरी जो जवाबदेही बिहार की है, तो जो बिहार का हक है हमारे समय पर, और समय ही कम पड़ता है। नहीं, कहीं ऐसा अगर तो कोई दिल्ली आने कहे, अगर बहुत जरूरी न हो तो दिल्ली आना मुश्किल नीतीश जी, होता कहीं है। ऐसा तो नहीं कि हम आप लोग के इसलिए बीच में अंतिम- आपसी ये है अंतिम कि कह आप रहे हैं। हमारे यहाँ बताइए, हम आपके यहाँ नहीं जाएंगे? आपको उलझाने की जरूरत नहीं है। समस्या ये है कि आदमी को अपना वक्त बिला वजह कहीं लगाना नहीं चाहिए, जहां आवश्यकता वहां लगाना चाहिए। तो नीतीश जी का साफ मानना है कि कम से कम गुजरात में बिला वजह वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए। आलोक जी। नीतीश जी, आपने बिहार को अराजकता से थोड़ा बचाया। आपको नहीं लगता कि देश की अराजकता, और मतलब उसमें उत्तर प्रदेश बिहार भी शामिल है, जिसकी सबकी अपेक्षा है कि अगले चुनाव में, चाहे आज तक का सर्वेक्षण भी कहता है कि बहुत अस्थिरता सा माहौल आज तो दिखाई दे रहा है, और जैसा बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री घोषित लगभग सा कर दिया कि भाई वो हमारे उम्मीदवार हो सकते हैं, कांग्रेस ने राहुल गांधी जी को माना है कि हम वो हो सकते हैं, मुलायम सिंह जी ने कल कह दिया कि भाई या तो आप मेरा साथ लेंगे या मुझे आपका साथ लेना होगा। आपको क्या लगता है, आपकी यदि चॉइस होगी अराजकता से, देश को अस्थिरता से बचाने के लिए एक स्थायी सरकार मिल सके, कि आप, चूँकि आप बड़े ही एक सेकुलर और अच्छी इमेज वाले नेता हैं, शरद यादव जी भी है, आप क्या बीजेपी, कांग्रेस या थर्ड फ्रंट, उनमें किसको चुनकर के एक स्थायी सरकार, और यदि आपके नेतृत्व में बन सके तो और भी अच्छा, शायद ऐसा लोग मानते हैं, क्या ऐसे किसी विकल्प के बारे में सोचते हैं जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच में विकल्प चुनना हो, तो आप किसे चुनेंगे? सबसे पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने, हम भी एनडीए में हैं, और हम लोगों के पास कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने कोई प्रधानमंत्री पद के लिए किसी नाम के बारे में फैसला लिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब फैसला लेगी, और अगर उनको एनडीए के सहयोगी दलों का सहयोग चाहिए, तो उस हालत में एनडीए को जरूरी है शेयर करेंगे, और जब वो शेयर करेंगे तो उस समय ये प्रश्न आता है कि कौन व्यक्ति हैं और हमें क्या करना है। वो आज समय नहीं आया। दूसरा, आपने कांग्रेस पार्टी के बारे में भी कहा, तो उसमें भी एक डिफरेंस है, फाइन डिफरेंस है। राहुल जी के बारे में कहा जा रहा है कि भावी नेता हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के अगले उम्मीदवार हैं, ये अभी तक घोषित नहीं किया है कांग्रेस पार्टी ने। सोनिया जी नेता है, इसमें कोई दो राय है, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री मनोनीत किया डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को। तो राहुल जी नेता हैं, खुद बनना चाहते हैं कि वो भी किसी को मनोनीत करना चाहते हैं। ये अभी स्थिति साफ नहीं है। देखिए, आप लोग दोनों स्थिति में हमको लग रहा है कि ऐसा है कि कुछ ज़्यादा ही सरलीकरण कर रहे हैं, जबकि पार्टियां अपनी स्थिति बहुत स्पष्टता पूर्वक कहती। तो हम तो जो देख रहे हैं कि अभी इन दोनों पार्टी में नेता का पद के बारे में अभी कोई बात नहीं आई है अंतिम तौर पर। नंबर ये। तीसरी बात रही कि भाई किसी को नहीं मिलेगा और तो आप क्या करिएगा, तो उसमें अपने लिए कोई ऑप्शन नहीं है। हम दूर दूर से इस रेस में नहीं, हम तो इसका सपना भी नहीं देखते। और अगर आ और जाए तो? हमेशा नहीं, हमेशा
देखिए, एक तो बात साफ है कि इस देश में अभी एक पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली, अलायंस होगा, चाहे वो प्री पोल अलायंस हो या पोस्ट पोल अलायंस हो। प्री पोल अलायंस प्लस सम एलाइज मिलाकर पोस्ट पोल भी अलायंस बनाना पड़ सकता है सरकार बनाने के लिए। मेरी अपनी निजी राय है कि ये लार्जर पार्टी को ये काम, नेतृत्व की जिम्मेवारी मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको साथ लेकर के चले। अगर स्मॉलर पार्टी को बना दीजिएगा तो कोई सरकार क्या चलेगी, हमेशा वो दबाव में रहेगा। और देख, एक बात मैं आखिर में कहना चाहता हूं, देश में प्रधानमंत्री का पद, देखिए उसकी एक अहमियत है। इतना बड़ा मुल्क है, प्रधानमंत्री का पद बहुत अहमियत रखता है, देश को एकजुट रखने के लिए भी, देश की मजबूती के लिए भी। इसलिए प्रधानमंत्री पद को इस तरह से बनाकर और इतना डिबेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो ऐसा नहीं कि जो चाहे वही बन जाए और सबके नाम को चला दिया जाए। अरे उसके लिए ज़रा होना चाहिए। ठीक है, कुछ एब्रेशंस हुए हैं, हो सकते हैं, लेकिन मेरी राय है कि नेता को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, प्रधानमंत्री नॉमिनेट नहीं किया जाना चाहिए। तो एबरेशन जो भी लीडर है जी, उसको खुद ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए, क्योंकि वो पद का जो रुतबा है वो इसी में अक्षुण्ण रहता है। अगर आपके क्षमा कीजिएगा, दो पावर सेंटर नहीं होने चाहिए। सरकारें चल सकती हैं 5 साल, लेकिन अब घिसट घिसट के सरकार चले, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो 2 पावर सेंटर से लीडर होता है। एनडीए में थे अटल जी, तो अटल जी लीडर थे, न सिर्फ पार्टी के लीडर थे बल्कि एनडीए के लीडर थे। तो प्रधानमंत्री को फ्रंट से लीड करना पड़ता है, पॉलिटिकली भी। हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं करते, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बहुत इज्जत करते हैं। वो काबिल प्रधानमंत्री, सारी योग्यताएं उनमें, सब चीजों के बावजूद ये जो पद है ये गवर्नमेंट और पॉलिटिकल भी वो पावर होना चाहिए। और एक सीधे जब आदमी वही लीड करता है अलायंस या इसका, तो मासेज का सीधा लगाव और जुड़ाव होता है, तो ये होना चाहिए। इसलिए अब आगे के संदर्भ में जो आप बात कर रहे हैं, मेरी समझ है कि भाई हमेशा अलायंस में लार्जर पार्टी के लीडर को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। एक छोटा सा और लार्जर पार्टी के लीडर का मतलब है कि वो सचमुच उसको पार्टी का मासेज के बीच में सब तरह का एक होना चाहिए। क्या इस टिप्पणी को हम नीतीश जी ये माने कि कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि सेक्युलर छवि का न होना नरेंद्र मोदी के लिए एक कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है जो आपको खटक जाती है? नहीं, देखिए ये तो आपका ऑब्जर्वेशन है ना, हमने तो कोई डिस्कस किया नहीं। हमने एक बार इकोनॉमिक टाइम्स ने हमसे पूछा जी, एक इंटरव्यू में हमने अपनी बातें कही है, वो बातें अपनी जगह पर हैं। अब उसी बात को हम रोज रोज कहते रहे, इसकी क्या जरूरत है? तो आप उस पर देखिए, बात कभी कभी की जानी चाहिए और जो बात की जाए उस पर दृढ़ रहना चाहिए, रोज रोज नहीं बोलना चाहिए। चलिए, तो नीतीश जी आज भी उस पर बने हुए। जी, आप सवाल पूछना चाहते हैं? एक समय था जब बिहार से कोई नौकरी की तलाश में दिल्ली में आया था और मेरे पिताजी ने उसे किराए का कमरा देने से मना कर दिया था। और वो आज एक समय है जब मेरे पिताजी ने अपनी सबसे छोटी बेटी यानी कि मेरी सबसे छोटी बहन का अगर रिश्ता दिया तो वो बिहार में दिया। तो मैंने पिताजी से पूछा आपकी सोच के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था, तो उन्होंने आपका नाम लिया कि ये बदलाव है कि एक समय था वो किराए पर मकान भी नहीं दे रहे थे और आज अपनी बेटी को बिहार में उन्होंने दिया है। और दूसरी बात, मैं अभी बिहार दौरे पर भी गई तो एक ड्राइवर जो मेरी गाड़ी में मुझे पूरा बिहार का दौरा करवा रहा था, मैंने उससे पूछा कि नीतीश जी कैसे नेता हैं और पहले वाले नेता और अब के नेताओं में क्या फ़र्क है। तो फिर आपकी तारीफ में ये बात की कि पहले नेता ने अपने बच्चों के लिए किया और नीतीश जी ने बिहार के बच्चों के लिए। अब मेरा प्रश्न ये है आपसे
कि अभी कुछ समय पहले टीवी में एक वाकया हुआ जो बहुत ही शर्मनाक वाकया था। हिंद केसरी यादव जो 70 साल के बुजुर्ग आदमी एक सत्याग्रह कर रहे थे शराब और माफिया के खिलाफ, और मुजफ्फरनगर थाने के बिल्कुल बाहर वो तिरंगा, जिस तिरंगे को लेकर वो सत्याग्रह कर रहा था, उस तिरंगे को छीनकर, उसका डंडा निकालकर उससे उस हिंद केसरी यादव को, बुजुर्ग को पीटा गया। और उसके साथ उस आंदोलन में बहुत सी महिलाएं भी थी, और वो वही महिलाएं थी नीतीश जी जिनको आपने रिजर्वेशन देकर। मेरा प्रश्न यही है नीतीश जी से, आप इन माफियाओं के खिलाफ क्या कर रहे हैं जो आज भी सर उठाकर इस तरीके से जो है वो अंजाम दे रहे हैं? नहीं, वहाँ इस तरह के शराब माफिया के खिलाफ बड़ी भारी कार्रवाई हुई है और वहाँ की महिलाएं भी बहुत सजग हुई हैं, बहुत अच्छी बात हुई है शराब के खिलाफ। ये घटना घटी, इसको गवर्नमेंट ने बहुत सीरियसली लिया है, और किसी के साथ अगर इस तरह की कोई घटना घटती है, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट हो सकता है, ट्रेंड नहीं बन सकता, और उस पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। चलिए, और हम लोगों ने उसके बारे में कड़ा रुख अख्तियार किया, और मुजफ्फरपुर में खास करके बड़ा गैंग, ये जो शराब का 2 नंबर का धंधा करता वो पकड़ा भी गया। अंजना वक्त की कमी है, आखिरी सवाल जी। पहला तो यही कि आप सिर्फ बिहार के बनकर क्यों रहना चाहते हैं? ऐसे लोग जो एक नेता खोज रहे हैं आज पूरे हिंदुस्तान में, और नीतीश कुमार में वो एक संभावना देखते हैं, उनकी संभावनाएं आप क्यों कम कर रहे हैं? और दूसरा सवाल, क्या कल जो कुछ एफडीआई पर हुआ उससे अफसोस हुआ कि एसपी और बीएसपी की तरह मेरे पास बार्गेनिंग पावर क्यों नहीं है स्पेशल पैकेज के लिए? ऐसा है कि हम पहले किसी के फुलाने से फूलने वाले नहीं हैं। हम अपनी जगह पर अपना काम करते रहे। और दूसरी बात है, एफडीआई में जो कुछ भी हुआ कल, ये देखिए हमारे देश का एक बड़ा ही विचित्र पहलू है। और हमसे किसी ने पूछा, कभी भी पूछा, हमने कहा ये सरकार चलेगी, चुनाव समय पर होंगे। क्योंकि एक इन दिनों जो चलता है ना जुगाड़, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, चलता रहेगा, उसमें कुछ नहीं कहना। और भगवान न करे इस प्रकार की बार्गेनिंग करते हुए हम लोग दिख जाएं, राजनीति में रहें या मिट जाएं, लेकिन ऐसा कोई बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं। हम जरूर हासिल करना चाहते हैं बिहार के लिए कुछ चीज़ों को, लेकिन वो लोगों की ताकत के बदौलत पर हासिल करना चाहते हैं, तर्क के बदौलत, तथ्य के बदौलत। इस तरह की बार्गेनिंग की जरूरत नहीं। जब आपने कहा कि राजीव जी यहाँ बैठे हैं, तो आपके इस उत्तर का एक छोटा सा जवाब उनसे ले लेते हैं। आपकी क्या टिप्पणी रहेगी राजीव जी इस पर? मैं उधर ही आ जाता हूँ, रुकिए जी। देखिए, हर राजनीतिक दल स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए और अपने विचार देने के लिए। संसदीय लोकतंत्र की यही परंपरा है। तो जो दल और उसका नेता जो निर्णय लेना चाहे वो निर्णय ले। उन्होंने अपना एक निर्णय लिया है और मुझे लगता है कि उस निर्णय का हमें सम्मान करना चाहिए। और बाकी नीतीश जी ने कई बातें कही, बिहार के विकास को हम भी चाहते हैं। हम भारत के योजना मंत्री हैं और इनकी बातें मैंने बड़े ध्यान से सुनी हैं। और जो बैकवर्ड डेवलपमेंट फंड है उससे भी बिहार को पैसा जा रहा है, लेकिन इनकी जो बात है उसको हम बड़ी शिद्दत से सुन रहे हैं। और अगर वो विकास का काम निश्चित रूप से और जोर शोर से करना चाहते हैं, और जो पैसा जाता अगर सचमुच गांव तक और नीचे जिले तक पहुंच जाए, इसमें जो चीफ मिनिस्टर तत्परता से काम करते हैं वो सफल होते हैं, तो वो मुझे लगता है कि उसका बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। वो तो उनके और प्रधानमंत्री जी के बीच की बात, लेकिन अगर काम होता तो हमें भी खुशी होगी बहुत ज़्यादा। हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। पैसे और मांग रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, कांग्रेस सहयोग देगी इसमें? विशेष राज्य का दर्जा तो प्रधानमंत्री जी तय करेंगे। हम तो योजना विभाग और योजना मंत्रालय में जहाँ जितनी मदद हो सकती बिहार के लोगों की, बिहार के गरीबों की, वो करने को तैयार है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद राजीव जी। यही उम्मीद की जाती है इनसे। कुछ हम लोगों का भी हक इन पर व्यक्तिगत रूप से है। नहीं, आपके हक की बात कौन छीन सकता है? जाहिर सी बात है, बिहार की तरक्की में जो आपका हाथ है उससे भी आपसे कोई नहीं ले सकता। अंजना ने कहा था कि आप लोगों को क्यों महरूम करना चाहते हैं अपने नेतृत्व से। शायद हम भी यही चाहेंगे कि आप जैसे नेता कम से कम देश में हमेशा बने रहें और आगे रहें। सटीक तरीके से आपने सवालों को देखा, झेला और उससे बच के निकल भी गए, जो कि आपकी खासियत है। बहुत धन्यवाद नीतीश जी हमसे बात करने के लिए।